Hello students, welcome to Braintree Infotech, an online platform. My name is Astha and I am your science teacher. So already हम जो है 2 लेक्चर कर चुके हैं साइंस के, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में एक इंट्रोडक्शन दी गई थी कि हम किस तरह पढ़ेंगे, और सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, और टॉपिक फर्स्ट जो था वो था यूनिट्स का, ठीक है, यानी कि मात्रक्स का। तो जो हमने यूनिट्स जो पढ़ी थी उसके अंदर हमने पढ़ा कि यूनिट्स नापने के या यूनिट्स लिखने के कितनी तरह के सिस्टम रह सकते हैं, ठीक है। यूनिट्स लिखने की कितनी सिस्टम हमारे पास है। तो हमने पढ़ा था कि उसमें हमारे पास एक FPS सिस्टम है, ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। सेकेंड हमने पढ़ा CGS सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और तीसरा हमने पढ़ा था MKS सिस्टम, जिसमें था मीटर किलोग्राम और सेकेंड। तो ये सब कुछ हमने उस लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन तीनों सिस्टम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जिस सिस्टम को पूरे वर्ल्ड लेवल पे अपनाया गया वो था SI सिस्टम, जो हम इस्तेमाल करते भी हैं, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ का मात्रक लिखते हैं, जब भी हम किसी चीज़ की यूनिट्स को लिखते हैं, तो हम किस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? SI सिस्टम का। और ये SI सिस्टम कौन से साल में हमारे पास आया, किस साल में हमने इसको अपनाया? तो वो था 1960 के अंदर, ठीक है। तो हम SI सिस्टम में अपनी यूनिट्स लिखते हैं। ये तो हो गया वो सिस्टम जिसमें हम अपनी यूनिट्स लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि यूनिट्स जो हैं वो कितने टाइप की होती हैं, ठीक है। तो एक टाइप तो हमने पढ़ी फंडामेंटल यूनिट्स, जिन्हें हमने कहा मूल मात्रक, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि फंडामेंटल यूनिट्स या मूल मात्रक हमारे पास कितने हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे पास जो मूल मात्रक हैं वो हैं 7, ठीक है। वो 7 कौन से हैं और उनकी जो SI यूनिट क्या है वो हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी बच्चे इस लेक्चर को देख रहे हैं, सो मेक श्योर कि आप पहले उन लेक्चर्स को देखें और फिर इस लेक्चर को देखें, क्योंकि पूरा ही सिलेबस जो है वो इंटरकनेक्टेड रहता है, ठीक है। वो इसी सब्जेक्ट की बात नहीं है, वो सभी सब्जेक्ट की बात है कि आपको जो सारे सब्जेक्ट्स की वीडियो देखनी है वो एक के बाद एक ही देखें, बीच में कोई सी वीडियो ना देखें, इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने दूसरे टाइप की यूनिट्स जो पढ़ी वो थी पूरक मात्रक या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो कितनी थी हमारे पास? वो थी 2, ठीक है। एक प्लेन एंगल की, समतल कोण की, और दूसरी थी ठोसीय कोण की, सॉलिड एंगल की। ये भी हम पढ़ चुके थे। इनको पढ़ने के बाद मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास डराइव्ड यूनिट्स रहती हैं या जो हमारे पास व्युत्पन्न मात्रक जो रहते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे होते हैं क्योंकि उन्हें हम किन्हीं भी जो मात्रक हैं उनके थ्रू जो है हम निकाल सकते हैं। उसमें हम 2 चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 3 चीज़ों का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो आपका स्पीड होता है, ठीक है ना, स्पीड चाल, वो क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें एक डिस्टेंस भी आ गया, टाइम भी आ गया। डिस्टेंस मतलब दूरी, उसको हम मीटर में लिखते हैं, टाइम को हम सेकंड में लिखते हैं। तो चाल का मात्रक क्या आ गया? मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से बहुत सारी डराइव्ड यूनिट्स व्युत्पन्न मात्रक हमारे पास होते हैं, ठीक है। उनमें से कुछ जो अक्सर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उनमें से कुछ जो हैं वो ये हैं। यहाँ मैंने कुछ व्युत्पन्न मात्रक लिखे हैं, कुछ डराइव्ड यूनिट्स लिखी हैं। 15 मैंने लिखी हैं, ठीक है, जैसे कि बल और भार की न्यूटन, कार्य और ऊर्जा की जूल, शक्ति की वॉट यानी कि पावर, वेग या चाल वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकंड, त्वरण एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दाब यानी कि प्रेशर उसकी होती है पास्कल, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी रहती है हर्ट्ज, ऊष्मा या हीट उसकी रहती है जूल, दूरी और विस्थापन मतलब कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इसकी रहती है मीटर। फिर ध्वनि की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड को किसमें नापा जाता है? तो वो है डेसिबल। अगली है विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को या विभवांतर को आप वोल्ट में नापते हैं। अगली है लेंस की क्षमता, डायोप्टर। अगली है
विद्युत आवेश जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की ऐसा यूनिट रहती है कूलम। अगली है तरंग दैर्ध्य यानी कि वेव लेंथ, इसकी यूनिट है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और लास्ट है चुंबकीय तीव्रता जिसे हम नापते हैं टेस्ला में। तो ये 15 मैंने लिखी है, आपका होमवर्क ये है कि 15 मैंने लिखी है, इनसे अलग 15 आपको लिखनी है, ठीक है। जितने ज़्यादा आप इनको याद करोगे वो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। इसमें कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो समझाई जा सके, ये चीज़ें याद करने की है और आपको इन्हें याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम्स में ये पूछी जाती हैं। इनमें से जो बहुत बार एग्ज़ाम के अंदर पूछी गई है वो है बल की, भार की, कार्य और ऊर्जा की, शक्ति की, ठीक है, त्वरण की, दाब की, फ्रीक्वेंसी की, ऊष्मा की, ठीक है, ध्वनि की तीव्रता की, विभवांतर की, लेंस की क्षमता की और विद्युत आवेश की। ये तो ऐसी कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत बार एग्जाम्स के अंदर पूछते हैं, ठीक है। बाकी जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स जो लिखाई हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, बट उनके अलावा जो व्युत्पन्न मात्रक हैं उनमें से 15 ये हैं। 15 आपका होमवर्क है कि आपने उनको लिखना है, ठीक है। आप उन्हें लिखेंगे, आप उन्हें याद करेंगे। 15 ये, 15 आपकी हो जाएंगी 30, ठीक है। जो और भी इससे ज़्यादा याद कर सकते हैं वो लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। आप जितना चीज़ों को ढूंढ के लिखेंगे, याद करेंगे, आपको उतना ही याद होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए होमवर्क रहता है कि 15 ये हैं और इसमें प्लस 15 जो है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। तो इसके साथ हमारा टॉपिक जो फर्स्ट है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। यूनिट्स का टॉपिक इतना ही रहता है क्योंकि उसके अंदर से यूनिट्स ही पूछी जाती हैं, ठीक है। एसआई यूनिट इसकी क्या है या इनमें से किसकी एसआई यूनिट ये है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ही यहाँ से बनता है, ठीक है। तो टॉपिक सेकंड आज स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टॉपिक सेकंड फिजिक्स के अंदर जो रहता है वो है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, यानी कि भौतिक राशियाँ, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ जो है आज हम करने वाले हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारा टॉपिक सेकंड स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी कि भौतिक राशियाँ होती क्या हैं, ठीक है। तो क्या होती है ये? देखिए, वो सभी चीज़ें हमारे आसपास, वो सभी चीज़ें जिन्हें हम नाप सकते हैं, ठीक है, जो मेजरेबल हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं, वो सब क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। जैसे दूरी है, हम नाप सकते हैं, ठीक है। चाल है, हम नाप सकते हैं, ठीक है। प्रेशर को हम नाप सकते हैं, ठीक है, यानी कि दाब को, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम नाप सकते हैं, द्रव्यमान को हम नाप सकते हैं। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज़ है, ठीक है। हमारे आसपास होने वाली हर एक चीज़ जिन्हें हम नाप सकते हैं वो सब क्या आ जाती है? फिजिकल क्वांटिटीज़, ठीक है। लेकिन जिन चीज़ों को हम नाप नहीं सकते हैं, ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है कि हम उन्हें नाप सके, या हमारी उतनी नॉलेज नहीं है उनको नापने की, तो हम उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर नहीं रखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, ठीक है, स्टार्स काउंटेबल नहीं है, पता नहीं कितने हैं, दे आर नॉट काउंटेबल, हम उन्हें मेज़र ही नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बनी नहीं है, ठीक है। जिन चीज़ों को हम नाप नहीं सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियों के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो भौतिक राशियाँ यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन जो रहती है वो यही है कि वो सभी चीज़ें जिन्हें हम माप सकते हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? भौतिक राशियाँ। ऑल दोज क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई समझने के लिए कि फिजिकल क्वांटिटीज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो चीज़ है क्या, ठीक है। तो ये तो आपको समझ आ गया कि जिन भी चीज़ों को हम नाप सकते हैं, ठीक है, उसके अंदर समय आ गया, तापमान आ गया, ठीक है, करंट आ गया, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, वो सभी चीज़ें जो हम नाप रहे हैं वो फिजिकल क्वांटिटीज़ ही हैं। तो लगभग ह्यूमन बीइंग ने इतनी मतलब तरक्की कर ली है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों को अब आजकल नाप लेते हैं, ठीक है, हमारे पास तरीके आ गए हैं।
तो वो सब फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आ जाती हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ भौतिक राशियाँ हमारे पास दो तरह की होती हैं, ठीक है। दो तरह की भौतिक राशियाँ होती है। पहली है अदिश, ठीक है, अदिश राशियाँ जिन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़, और दूसरी होती हैं हमारे पास सदिश राशियाँ जिन्हें हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो दो तरह की भौतिक राशियाँ हमारे पास होती हैं, अदिश राशियाँ और सदिश राशियाँ, ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बनता है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है, या वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, अदिश राशि कौन सी है, सदिश राशि कौन सी है। इस तरह का क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है, और यही एक क्वेश्चन है जो यहाँ से बनता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है जानना कि अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़ या सदिश राशियाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कुछ लिखा है, अदिश राशियाँ या स्केलर क्वांटिटीज़ के नीचे मैंने लिखा है, अब आप इसको पूरा लिख लीजिए कि वह राशियाँ, ठीक है, वह राशियाँ जिन्हें मापने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें हम अदिश राशियाँ बोलते हैं, ठीक है। ऑल दोज क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है। तो वो होती हैं स्केलर क्वांटिटीज। अभी मैंने क्या बोला है, ठीक है, इसको समझते हैं, और साथ ही इसको भी समझ एक बार लिख लीजिए कि सदिश राशियाँ क्या होती है, वह राशियाँ जिन्हें नापने के लिए हमें परिमाण तथा दिशा की आवश्यकता पड़ती है उन्हें हम सदिश राशियाँ बोलते हैं। Those quantities which require both magnitude and direction to be measurable, they are known as vector quantities। अभी मैंने क्या बोला है इसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझाती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल समय, ठीक है, टाइम जो है, अब मान लीजिए आपकी घड़ी लगी है आपके किसी भी घर के कोने में, ठीक है, और आपकी मम्मी आपसे टाइम पूछती है कि टाइम क्या हुआ है, तो आप बोलते हो कि 9:36 हो गए हैं, 9:36 हो गए हैं, इतना ही बोलते हैं, ठीक है। या फिर कोई ऐसा भी है जो ये बोलता है कि 9:36 नॉर्थ की दिशा में हो रहे हैं, या अगर आपकी घड़ी लगी है वेस्ट में तो आप क्या ऐसे बोलोगे कि 9:36 हो रहे हैं वेस्ट की दिशा में, पूर्व की ओर 9 बजे हैं, ठीक है, दक्षिण की ओर 12:02 हो गए हैं। क्या इस तरह से हम कभी टाइम को बोलते हैं? कभी भी नहीं। जब भी कोई हमसे टाइम पूछता है तो हम वो कहीं से भी बताएं, ठीक है, फ़ोन देख के बताएं, हाथ की घड़ी देख के बताएं, या दीवार में लगी हुई घड़ी से बताएं, कहीं से भी बताएं। आप सिर्फ टाइम बताते हैं कि 9 बज गए हैं, ठीक है, 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं। आप कभी नहीं बोलेंगे, ठीक है, कि अगर आपने घड़ी पहनी और आपने घड़ी ऐसे देखी है तो आप कभी नहीं बोलोगे कि 9 बज गए हैं ईस्ट की तरफ, ठीक है, या आप बोलोगे 9 बज गए हैं नॉर्थ की तरफ। नहीं, आप दिशा नहीं बताते हैं। समय जब आप बताते हैं तो दिशा बताने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि दिशा नहीं बता सकते हैं, दिशा आप बता सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज ही नहीं है, इट इज यूजलेस, ठीक है। अगर अदिश राशियों के साथ आप समय बताने लग जाए तो वो एकदम से यूजलेस है, ठीक है, और सुनने में भी जो है वो अजीब लगता है, क्योंकि समय जो है ना वो आपकी चारों दिशाओं में एक जैसा रहता है। जो चीज़ें आप किसी भी दिशा में करो और वो उस दिशा के होने या ना होने से उन चीज़ों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीज़ें जो हैं वो सब अदिश राशियों के अंदर आ जाती है, ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका, ठीक है, लंबाई यानी कि लेंथ। अब मान लीजिए
हम किसी चीज की लंबाई को नाप रहे हैं, ठीक है। अब आप इधर को नापो उस लंबाई को, या आप उसको इधर को नाप लो, या इधर से नाप लो, या इधर से नाप लो, ठीक है। लंबाई तो लंबाई है, किधर से भी नापोगे आप, चाहे उसको पूर्व की दिशा से नाप लो, दक्षिण से नाप लो, ठीक है। किसी भी दिशा से, चारों में से किसी भी दिशा से आप अगर किसी चीज की लंबाई नाप रहे हैं तो वो लंबाई वही आने वाली है, ठीक है। दिशा बदलने से किसी चीज की लंबाई में कोई फर्क नहीं आने वाला है, ठीक है। लंबाई उतनी ही रहेगी, ठीक है। तो लंबाई भी जो है वो एक अदिश राशि के अंदर आ जाती है, क्योंकि जब भी हम लंबाई की बात करते हैं, मान लीजिए अगर हम किसी टेबल को नाप रहे हैं, ठीक है, और उसकी लंबाई की बात करें कि ये कितना है, ये 4 मीटर का एक टेबल है, तो मैं यूं नहीं बोलूंगी कि 4 मीटर पूर्व दिशा में इसकी लंबाई है, ठीक है, या 4 मीटर दक्षिण दिशा में इस टेबल की लंबाई है, नहीं, मैं बोलूंगी इस टेबल की लंबाई है 4 मीटर, इस टेबल की लंबाई 6 मीटर, ठीक है। तो हम सिर्फ एक परिमाण बोलते हैं, एक वैल्यू का चीज जो है, एक वैल्यू जो है इसमें आवश्यक होती है परिमाण ही, परिमाण मतलब एक मैग्नीट्यूड, एक वैल्यू की ही आवश्यकता है, दिशा का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चीजें हो जाती है अदिश, ठीक है। इसके और भी एग्जाम्पल है, जैसे दूरी, डिस्टेंस, क्षेत्रफल, एरिया, द्रव्यमान, मास, आयतन, वॉल्यूम, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, कोण, तापमान, विद्युत धारा, विभवांतर, ठीक है। तापमान भी काफी अच्छा इसका एक एग्जाम्पल है। अगर मान लीजिए आज नाहन का जो तापमान है और कोई मुझसे पूछे कि आज यहाँ तापमान कितना है नाहन में, तो मैं बोलूँगी आज नाहन में जो तापमान है वो है 32 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इतना ही बोलूँगी। या कोई है कि बोलेगा 32 डिग्री सेल्सियस पूर्व दिशा की ओर, या 32 डिग्री सेल्सियस दक्षिण दिशा की ओर, ऐसा कोई भी नहीं बोलता है। सिर्फ हम एक वैल्यू बोलते हैं कि हाँ 32 डिग्री है, 34 डिग्री है, बाकी कुछ भी नहीं। तो तापमान भी एक ऐसी चीज है जब इसे हम व्यक्त करते हैं तो हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, हमें इन चीज़ों को दिखाने के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। ये तो होगी अदिश राशियाँ और उसके कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये कुछ ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और इसमें आप कुछ एग्जाम्पल ऐड भी कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। दूसरा भी समझ लेते हैं। दूसरा मैंने आपको लिखाया सदिश राशियां, यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। अब हमने बोला वेक्टर क्वांटिटीज या सदिश राशियां वो राशियां होती है जिनमें परिमाण तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन साथ में आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला ही देख लेते हैं, बल यानी कि फोर्स, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मुझे बोले कि इस मार्कर को, ठीक है, ये मार्कर इस जगह पे है और इस मार्कर को यहाँ से जो है, इसको जो है हमने इस पे कुछ बल लगाना है और इसका यहाँ से इसको हटाना है, ठीक है। तो ये मार्कर है, मैं इस पे बल लगाऊंगी, ठीक है, लगा दूंगी, लेकिन किस तरफ लगाऊं, ठीक है, किस तरफ लगाऊं। बल जब भी इस्तेमाल होता है तो एक दिशा तो चाहिए भाई, ठीक है। अब ये जो है, ठीक है, इस मार्कर को मैं बल लगा के हिला तो दूंगी, लेकिन किस तरफ हिलाऊं, इस तरफ हिलाऊं या इस तरफ हिलाऊं, या नीचे की तरफ हिलाऊं या इस तरफ हिलाऊं। अब ये तो अब किसी को बताना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप एक टेबल भी है, एक टेबल आपके सामने रखा है, ठीक है, और कोई आपको बोले इस टेबल को इस जगह से हटाना है, तो हटा तो आप देंगे, ठीक है, बल भी आप लगा देंगे, ठीक है, चाहे आप 5 न्यूटन का लगाओ, चाहे आप 10 न्यूटन का लगाओ, बल भी आप लगा देंगे, लेकिन किस दिशा में लगाए, क्या किसी भी अपनी ही तरफ से किसी दिशा में बल लगा दिया जाए? नहीं, ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती है। बल जब भी लगाया जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि 5 न्यूटन का बल दक्षिण दिशा की ओर लगाना है, ठीक है। जब आपको कोई बताएगा कि इस टेबल को, ठीक है, इस टेबल पे 5 न्यूटन का बल लगाकर इसको
नॉर्थ दिशा की ओर जो है इसको यहाँ से हटाना है। तो आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन है इस वक्त, ठीक है। अगर आपको सिर्फ ये बोले कि इस पे 5 न्यूटन का बल लगाओ, ठीक है, मैं 5 न्यूटन का बल तो लगाऊंगी लेकिन अपनी तरफ से कहीं भी लगाऊंगी, ठीक है, तो वो एक बात जो है वो पूरी नहीं हुई है। तो बल की जब भी बात होगी, फोर्स लगाने की बात जब भी होती है, तो हमें एक वैल्यू तो चाहिए कि हमें कितना बल लगाना है, लेकिन किस दिशा में लगाना है वो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जिन्हें जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें परिमाण और दिशा दोनों की ही आवश्यकता रहती है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन जो है दोनों ही हमें चाहिए होते हैं। इसके और एग्जाम्पल जो है वो है संवेग, आवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, विस्थापन, वेग, त्वरण आदि, ठीक है। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आपका फिर से होमवर्क रहता है कि आपने और भी कई सारी, ठीक है, सदिश राशियां और अदिश राशियों को अपने पास लिखना है, ठीक है। ये चीज़ें याद करने की है, इसमें समझने का जो है वो इतना ही पार्ट है कि अदिश राशियां वो है जिनमें हमें केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, इनमें हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, और सदिश राशियां वो है जिनमें हमें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर ये इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं। इनके अलावा इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप इसमें ऐड करके लिख सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह से आता है, ये कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं आपके पास। अब पहला जो क्वेश्चन है वो है कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से इसी तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन ही बनेगा इस टॉपिक के अंदर से। वो आपको 4 ऑप्शन नीचे देंगे और ऊपर लिखा होगा कि इनमें से कौन सी अदिश राशि है या इनमें से कौन सी सदिश राशि है। तो पहला जो एग्जाम्पल है कि कौन सी इसमें से अदिश राशि है, अदिश मतलब कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। ए ऑप्शन है गति यानी कि स्पीड, बी है बल यानी कि फोर्स, सी है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और चौथा है विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए और बताइए इसमें से कौन सी राशि जो है अदिश राशि है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि बल जो है वो तो क्या होगी, बल तो क्या होगी, वेक्टर होगी। बल तो एक सदिश राशि होगी ना। बल जब भी लगाएंगे तो हमें एक जो है परिमाण और दिशा दोनों चाहिए। उसके बाद त्वरण, एक्सेलरेशन, बॉडी जब एक्सेलरेट, बॉडी जब किसी त्वरण में होती है, हम इस चीज को समझेंगे कि त्वरण भी क्या है आने वाले टॉपिक के अंदर। लेकिन त्वरण भी एक ऐसी चीज है, यहाँ मैंने आपको लिखाया भी है, जो कि एक सदिश राशि है, ठीक है। और लास्ट है विस्थापन, जो मैंने आपको यहाँ पे लिखाया है, वो भी एक ऐसी राशि है जो क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो आंसर जो है इसका वो क्या है, ए। गति यानी कि स्पीड एक ऐसी राशि है जो कि एक अदिश राशि है। जब आप स्पीड में चलते हैं, जो गति होती है वो सिर्फ एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें हम मैग्नीट्यूड ही जो है उसमें रहता है, परिमाण ही रहता है, दिशा नहीं रहती है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। इनमें से कौन सी राशि जो है वो वेक्टर है, ठीक है। तो आपका इसमें एग्जाम्पल जो दिए हैं वो है लंबाई यानी कि लेंथ, बी है त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, तीसरा है द्रव्यमान यानी कि मास, और चौथा है कोई भी नहीं। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन सी राशि जो है वो सदिश राशि आपको लग रही है, वेक्टर क्वांटिटी आपको लग रही है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लंबाई जो है वो एक अदिश राशि है। जब हम किसी चीज़ की लंबाई के बारे में बताते हैं तो हम दिशा को जो है नहीं लेते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान है, मास है।
द्रव्यमान की भी जब बात की जाती है, किसी चीज के अंदर की मास की बात की जाती है, तो हम यहाँ भी दिशा नहीं लेते हैं, ठीक है। लास्ट रहा त्वरण। अगर आपको याद रहता है, आप याद कर सकते हैं, तो त्वरण जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका आंसर जो है वो है डी। एक और क्वेश्चन जो है, कौन सी राशि सदिश है? ये 4 आपको दिए हैं, इसमें से बताना है कि इनमें से कौन सी राशि जो है वो सदिश राशि है, ठीक है। यानी कि फिर से आपको बताना है कि इनमें से कौन सी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं संवेग, दाब, ऊर्जा और कार्य, ठीक है। सबसे पहले तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन आप कर रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले कट लगाना शुरू करिए, ठीक है। कट लगाना शुरू करिए, मतलब जिन चीज़ों के बारे में आपको साफ साफ पता है ना कि ये स्केलर है, ठीक है, जिन चीज़ों के बारे में आपको साफ साफ पता है यार ये तो अदिश राशि है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। एनर्जी, ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगर आपको याद है तो कट लगाइए। कार्य, काम जब भी हम करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने लिखने का काम किया है, ठीक है, काम वैसे वो नहीं होता है, बट मान लीजिए मैंने कुछ काम किया है, तो काम करने के बाद मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मैंने इतना काम किया साउथ की डायरेक्शन की ओर, ठीक है। आप काम किसी भी डायरेक्शन में करिए, ठीक है, आप सिर्फ उसका परिमाण नापते हैं, उसकी दिशा नहीं नापते हैं, तो ये भी कट हो गया ऑप्शन। अब रहा संवेग और दाब। प्रेशर जब हम लगाते हैं, अब प्रेशर भी किसी भी दिशा में लग सकता है, प्रेशर लगने का या दाब लगने का भी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये ऑप्शन भी हो गया कट। तो लास्ट जो चीज बची वो थी संवेग, और संवेग एक ऐसी चीज है जो कि क्या है, सदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश और सदिश राशियों से इस तरह के क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और ये पूछे भी जाते हैं। अब आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि अदिश राशियां कौन सी होती हैं और सदिश राशियां कौन सी होती हैं, ठीक है। इस पे आने वाले इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इस टॉपिक के अंदर से कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां हैं जिनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनके बारे में हम अलग से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में अक्सर बहुत बार पूछा जाता है। कई बार इनके डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं, ठीक है, कई बार इनकी एसआई यूनिट पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, अदिश हैं या सदिश हैं। और भी इनका जो ये कुछ जो 3 डिफरेंसेस हैं ये आपको पता होने भी चाहिए, क्योंकि लगते एक जैसे हैं लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा अंतर है। तो पहले जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, पहली भौतिक राशियां जिनका हम डिफरेंस जो जानने वाले हैं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन। मुझे पता है कि तकरीबन बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्हें इनका डिफरेंस अच्छे से नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ का पता नहीं चलता है। डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, सुनने में एक जैसी लगती हैं, डिफरेंस क्या है, तो वो समझने की आज कोशिश करेंगे। तो पहला जो पॉइंट जो है वो मैंने लिखा है वो है इसकी डेफिनेशन, और कई बार पूरी डेफिनेशन लिख के आ जाती है एग्जाम के अंदर, और नीचे आपको ऑप्शन दिया होता है कि ये क्या है, ये दूरी है, विस्थापन है, वेग है, चाल है, किस चीज़ की डेफिनेशन ऊपर लिखी गई है। तो इस तरह का क्वेश्चन बनता है और ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एक बार, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी की जो डेफिनेशन है, वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय किए गए मार्ग की संपूर्ण लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक है। कोई भी समय, आपने कुछ भी समय लिया है और उस समय के अंदर आपने जितना भी मार्ग पे चले हैं, तो उस मार्ग की दूरी जो है उसे हम क्या बोल देते हैं कि वो चीज़ जो है वो आ जाती है, उस मार्ग की जो लंबाई है उसे हम कह देते हैं कि वो दूरी है, ठीक है। आप गए, आप अपने घर से, ठीक है, मार्केट गए, आप अपने घर से बाजार जा रहे हैं, तो अपने घर से बाजार जाने के लिए आपने जो भी दूरी अपनाई है, जो भी लंबाई आप चले हैं, तो उसको बोल देते हैं दूरी, ठीक है।
आप यहाँ से इस साइड गए, फिर इस तरफ चले गए, फिर और इधर चले गए, तो आप कहीं भी जाइए, ठीक है, आप कितने भी लंबा रास्ता लीजिए, ठीक है, या छोटा रास्ता लीजिए, लेकिन आपने जो भी लंबाई चली है, जिस मार्ग पे भी आप चले हैं, तो उस मार्ग की जो भी लंबाई होगी वो आपकी क्या होगी, दूरी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये विस्थापन क्या है? वस्तु के अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी, जहां से आपने शुरू किया है और जहां आप जाना चाहते हैं, ठीक है। प्रारंभिक स्थिति तो क्या होगी, जहां से आपने शुरू किया है, और अंतिम स्थिति कौन सी होगी, जहां आपने खत्म किया है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, शुरू करने की स्थिति और खत्म करने की स्थिति के बीच में जो सबसे छोटा मार्ग हो सकता था या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी सबसे छोटी दूरी है वो होती है विस्थापन। समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है और ये आपका वो जगह है जहां आप जाना चाहते हैं, ठीक है। ये आपका घर है और इस जगह का नाम रख लेते हैं, मान लीजिए आप लोग कॉलेज जाते हैं, तो कॉलेज आप जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग कॉलेज जा रहे हैं सब लोग, ठीक है, और ये आपका घर है, घर से आप सब लोगों ने कॉलेज जाना है, ठीक है। तो घर से कॉलेज जाने का जो रास्ता है, कोई सा भी रास्ता पकड़ लीजिए, ठीक है। मुझे पता है कि सीधा सीधा रास्ता जो है वो शायद ही कोई लेता है, लेकिन हम सीधा रास्ता लेते हैं, ठीक है, और हम घूम फिर के भी रास्ता लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आप घर से कॉलेज तक गए, ठीक है, और आपके घर से कॉलेज का रास्ता कुछ इस तरह था, पहले इधर जाना है, फिर यहाँ से इस तरह से, और ये आपके कॉलेज का रास्ता था आपके घर से, और आप पहुँच गए कॉलेज। आपने इस मार्ग पर चलकर आप अपने कॉलेज पहुँच गए, बहुत अच्छी बात है, आप कॉलेज पहुँच गए। कुछ बच्चे कॉलेज भी नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, बट अच्छी बात है कि आप अपने घर से कॉलेज पहुंच गए हैं, ठीक है। अब घर से कॉलेज पहुंचने का जो रास्ता आपके घर से था वो यही है, ठीक है। जो रास्ता आपके घर से कॉलेज का बनाया गया है वो यही है, आपको जाना ही इस पे पड़ता है, कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। ऊपर से पहाड़ है तो ज़्यादा मोड़ तोड़ जो है यहाँ पे रहते हैं, ठीक है, तो हमारा रास्ता वैसे ही थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आपने अपने घर से और कॉलेज तक जाने में जो भी मार्ग लिया, मान ली यहाँ से ये आपने जो भी मार्ग लिया, तो इस मार्ग की जो भी लंबाई होगी ना वो आ जाएगी दूरी। मान लीजिए आपने घर से कॉलेज तक जाने में जो ये मार्ग लिया था, इसका जो लंबाई आई वो आई 3 किलोमीटर। तो हम बोलेंगे कि आपने जो दूरी तय की वो है 3 किलोमीटर, सही बात है। लेकिन अब अगर कोई बोले कि तुम्हारे घर से कॉलेज की दूरी तो 3 किलोमीटर है, सही बात है, लेकिन तुम्हारे घर से कॉलेज का विस्थापन क्या है, तो वो क्या होगा? अब फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो आप लोगों ने घर से कॉलेज जाना था, घर आपकी क्या हो गई, प्रारंभिक स्थिति हो गई, जहां से आपने प्रारंभ किया, और अंतिम स्थिति क्या थी, ये कॉलेज, ठीक है। आपने घर से कॉलेज जाना है, ठीक है, किसी भी तरह, तो इसके लिए विस्थापन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये घर है और घर की बिल्कुल सीध में कॉलेज कहीं है, ठीक है। आपने तो ये दूरी तय की थी, लेकिन विस्थापन क्या बोलता है, घर से कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी। और घर से, ये आपका घर था, ये आपका कॉलेज था, मुझे जो इन दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी दिख रही है वो क्या होगा, बिल्कुल सीधा रास्ता। इन दोनों के बीच में अगर एक सीधी लाइन खींच दी जाए तो वो सबसे न्यूनतम दूरी बन जाती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। और इसी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके घर से कॉलेज के बीच में जंगल है, या वहाँ बहुत बड़ा पहाड़ है,
यहाँ या वहां पे कोई रास्ता ही नहीं है, विस्थापन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। विस्थापन का मतलब ही ये है कि आपने शुरू कहाँ किया, आपने खत्म कहाँ करना था, उनके बीच में जो सबसे कम दूरी जो हो सकती है, सीधी लाइन में जो सबसे कम दूरी हो सकती है, उसे विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, और विस्थापन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर से कॉलेज के बीच में जंगल है, ठीक है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका घर यहाँ है, कॉलेज आपका यहाँ है, ये था घर, ये था कॉलेज। ठीक है, आप अपने घर से चले, इधर से घर से जो कॉलेज आप चलते हैं वो तो एक्चुअली में जहां रास्ता बना होगा आप तो उसी मार्ग पे चलेंगे ना, आप कौन सा पहाड़ पे चढ़ के या नदियां क्रॉस करके जाएंगे, नहीं। मान लीजिए आपके घर से कॉलेज के लिए जो रास्ता बना है वो ये बना है और आप इस रास्ते पे, इस मार्ग पर चलते हुए अपने कॉलेज तक पहुंचते हैं। ठीक है, और मान लेते हैं कि घर से कॉलेज पहुंचने में जो आपने ये मार्ग तय किया, ये रास्ता जो लिया, इसकी जो कुल जो लंबाई थी वो थी 5 किलोमीटर। तो ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने अपने घर से कॉलेज तक जाने में कितनी दूरी तय की, तो आप बोलोगे 5 किलोमीटर, और वो सही बात है। आप यहाँ से चले हो, इतना चले हो, तो ये दूरी जो है 5 किलोमीटर आ गई है। लेकिन अब मैं आपसे पूछूं कि दूरी तो ठीक है 5 किलोमीटर है, लेकिन विस्थापन कितना किया, तो अब फिर से देखिए, विस्थापन की डेफिनेशन वही है, वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। ये था आपका प्रारंभिक स्थिति, ये है आपकी अंतिम स्थिति। और आप क्या देख सकते हैं, आपसे कि घर और कॉलेज के बीच में जो सबसे न्यूनतम दूरी आएगी वो क्या आएगी, ये, और हो सकता है कि ये सिर्फ हो 1 किलोमीटर की। तो विस्थापन क्या आ गया, 1 किलोमीटर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। ठीक है, जो दूरी, जो मार्ग या जो लंबाई आप सच में चलते हैं वो तो दूरी होती है, लेकिन दो चीजों के बीच में जो सबसे कम दूरी हो सकती है उसे विस्थापन बोलते हैं। ठीक है, अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस जो है वो एक अदिश राशि है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हमने पढ़ा था कि स्केलर क्वांटिटीज वो चीज होती हैं जिनमें हमें सिर्फ परिमाण चाहिए, एक मैग्नीट्यूड चाहिए, और वो सही बात है। अब आपने घर से कॉलेज तक जाने में पता नहीं कितनी दिशाएं बदल ली है, पहले आप इस दिशा में चल रहे थे, फिर आप इस दिशा में चले, फिर आप इस दिशा में चले, फिर ये दिशा ले ली, फिर ये दिशा ली, फिर ये दिशा ली। अब आप कितनी बार बताएंगे कि हमने कौन सी दिशा ली है, ठीक है, कितनी बार बताएंगे जब आप दूरी को बताएंगे, ठीक है, तो आप कितनी बार बताएंगे कि हमने कौन सी दिशा ली। ठीक है, अब नाहन से दिल्ली जब जाते हैं, ठीक है, या छोड़िए नाहन से सहा तक जा रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं कि नाहन से सहा के बीच की दूरी जो है वो है 36 किलोमीटर। ये तो नहीं बोलते कि 36 किलोमीटर नॉर्थ दिशा की ओर, क्योंकि ये स्पेसिफाइड है ही नहीं। आप पता नहीं कितनी बार नॉर्थ लेते हैं, कितनी बार ईस्ट ले रहे हैं, कितनी बार वेस्ट ले रहे हैं, तो दिशा यहाँ जो है वो चीज़ खत्म हो जाती है। इसलिए डिस्टेंस जो है वो एक अदिश राशि है, उसके उल्टी विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। अब घर से कॉलेज के बीच में जो विस्थापन हुआ था वो एक पर्टिकुलर दिशा में ही हुआ है, या तो वो इसी साइड होगा, या वो इसी साइड होगा, या वो नीचे की तरफ होगा। तो विस्थापन जब हम बताते हैं तो हम जरूर बताते हैं कि विस्थापन किस दिशा में हुआ है। 1 किलोमीटर विस्थापन नॉर्थ दिशा की ओर, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम दूरी जो है वो एक पर्टिकुलर दिशा की ओर ही हो सकती है। ठीक है, दो चीजों के बीच में जो सबसे कम दूरी हम तय करेंगे वो एक ही दिशा में करेंगे, ठीक है, तभी तो वो न्यूनतम दूरी है। ठीक है, तीसरा है इनकी यूनिट। यूनिट दोनों की सेम है, ठीक है, डिस्टेंस की, दूरी की भी मीटर है और विस्थापन की भी मीटर है। चौथा देखें, मैंने लिखा है कि मार्ग पर आधारित है। डिस्टेंस जो है वो मार्ग पर आधारित रहता है कि हमने कौन सा रास्ता या मार्ग लिया है जाने के लिए, और विस्थापन इस चीज पर आधारित नहीं है। ठीक है, रास्ते से विस्थापन को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच में चाहे जंगल हो, नदियां हो, कुछ भी हो, ये सीधा जो है सीधी दूरी ही लेता है। और लास्ट है
कि ये हमेशा सकारात्मक होता है, ठीक है। दूरी जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होती है। हम हमेशा दूरी जब किसी चीज, दो चीजों के बीच में बताएंगे तो मैं कभी नहीं बोलूंगी कि यहाँ से उस जगह की दूरी -2 किलोमीटर है, कभी भी नहीं बोलूंगी। दूरी हमेशा प्लस में ही चलती है, +2 मतलब 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन विस्थापन के साथ ये नहीं है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विस्थापन को हम पॉजिटिव में तो लिख ही सकते हैं, ये तो आम सी बात है, लेकिन विस्थापन नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। और जो क्वेश्चन यहाँ से आता है वो ये पूछा जाता है कि विस्थापन जीरो कब होता है, विस्थापन शून्य कब होता है। तो इस चीज को आप अपने पास लिख लीजिए कि विस्थापन की जीरो होने की कंडीशन वो है जब आपका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, तो आपका विस्थापन शून्य हो जाता है। इस चीज को लिख लीजिए, जब हमारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो तो उस केस में आपका विस्थापन जीरो हो जाता है। इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको घर से भेजा, आपकी मम्मी आपको ऑर्डर करती है, ये लोग घर से जाओ और कुछ चीज आपको लेने के लिए भेजा है, ठीक है। घर से जाओ, जल्दी से ये चीज लेके घर वापस आओ, ठीक है। आपकी मम्मी ने ये नहीं बोला कि घर से जाओ और स्कूल तक जाओ, तब तो दो अलग अलग जगहें हो गई ना, घर और स्कूल। आपकी मम्मी ने बोला है घर से जाओ और वापस घर में आओ, ये चीज लेके घर में आओ। अब घर से ही आपने शुरू करना है और आपको फाइनल जहां पहुंचना है वो भी घर है। अब घर से घर की दूरी क्या हुई, जीरो। घर से घर के बीच में सबसे कम दूरी क्या हो गई, जीरो, ठीक है। समझ रहे हो? मतलब आपने अगर मान लीजिए आप जो है आप रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आपके कोच ने आपको बोला यहाँ से इस पॉइंट से शुरू करना है तुम्हें और इसी पॉइंट पे आके 5 चक्कर मार के इसी पॉइंट पे मुझे मिलना है, तो आपके कोच ने क्या बोला कि ये तुम्हारा प्रारंभ करने का बिंदु है और 5 चक्कर लगाने के बाद तुम्हें मुझे इसी जगह पे मिलना है। तो आपका इनिशियल प्रारंभ करने का बिंदु और अंतिम करने का बिंदु एक ही है। अब इसी जगह की सबसे कम दूरी क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि विस्थापन जीरो कब होता है, जब शुरू होने की स्थिति और अंतिम स्थिति एक ही हो, तो ये जो है वो जीरो हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे जो है हमारी भौतिक राशियां, वो है स्पीड और वेलोसिटी। अब अगर आपको दूरी और विस्थापन समझ आ गया है तो स्पीड एंड वेलोसिटी बहुत ही इजी चीज है। स्पीड होती है, चाल जो है वो होती है दूरी बटा समय, ठीक है। और वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो होता है विस्थापन बटा समय। कई बार आपसे डायरेक्ट इनका फॉर्मूला पूछ लेते हैं, तो फॉर्मूला अगर आपको दूरी और विस्थापन समझ आ गया है तो स्पीड और चाल बिल्कुल ही इजी है। आपको इनके फॉर्मूला याद रखने हैं कि चाल, स्पीड क्या होती है, स्पीड होती है दूरी बटा समय, डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला इनका पूछते हैं। और वेग होता है विस्थापन बटा समय। यूनिट कई बार इनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। दूरी की यूनिट हो गई मीटर, समय की हो गई सेकंड, तो इसकी यूनिट बन गई मीटर पर सेकंड, और इसकी भी रहती है मीटर पर सेकंड। अगला है स्पीड, एक अदिश राशि है, ठीक है। अब अदिश राशि क्यों है स्पीड, क्योंकि देखिए स्पीड जो है ना वो दूरी बटा समय होता है। दूरी भी क्या है, अदिश राशि है, समय भी क्या है, अदिश राशि है, तो स्पीड भी क्या होगी, अदिश राशि होगी। लेकिन अब वेग जो है, वेग देखिए क्या होती है, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि, इसलिए वेलोसिटी जो है, वेग जो है वो सदिश राशि होती है। अब हमारे पास इसमें जो फॉर्मूले में क्या आती है, दूरी, और दूरी हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। तो स्पीड जो चाल है वो भी हमेशा सकारात्मक रहती है, क्योंकि वेग के फॉर्मूले में विस्थापन आता है, और हमने पढ़ा कि विस्थापन पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो इसलिए ये भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है।
तो अगर आपको दूरी और विस्थापन समझ आ गया है तो चाल और वेग को समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, लास्ट हमारे पास है वेट यानी कि भार और द्रव्यमान यानी कि मास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मैं बोलूँगी इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है वो ये है। आपको पूरी डेफिनेशन लिख के आती है, पीछे आर्मी के एक एग्ज़ाम के अंदर भी जो है ये डेफिनेशन लिख के आई थी। वह बल जिससे वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है वो कौन सा बल है? तो ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, लेकिन जब वह बल जिससे कोई वस्तु जो है वो पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित होती है वो हमारा भार होता है। समझ लीजिए कि भार जो है वो एक तरह का बल है जिससे हम पृथ्वी की तरफ खींचे रहते हैं। ठीक है, भार एक ऐसा बल है जिससे हम पृथ्वी की तरफ खींचे रहते हैं। जब हम अपना भार जो है कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि जो आपके अंदर बोन्स हैं, हार्ट है, किडनी है, लंग्स हैं, उन सब में जो आपकी चीज़ें हैं उन चीज़ों का भार ये आ रहा है, लेकिन वो नहीं होता है। ठीक है, एक्चुअली में वो भार नहीं है, वो आपका द्रव्यमान है, मास है। तो द्रव्यमान मास जो है किसी वस्तु में विद्यमान पदार्थ की मात्रा। जो भी चीज़ें हमारे अंदर है उन चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? मास। हमारे अंदर जो बोन्स हैं, ब्लड है, नर्व्स हैं, या हमारे अंदर जो फैट्स जमा है, या जो भी चीज़ें हमारे अंदर है वो क्या है? पदार्थ। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं मास। तो हमारी बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो भार नहीं है, वो एक मास है। भार, हमारी इस पूरी बॉडी को पृथ्वी किस बल से खींच रही है वो है हमारा भार। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी जो है आप इसको लिख लीजिए और याद रखिए कि वेट क्या है और मास क्या है। बाकी रहा ये कि ये जो है भार जो है वो एक अदिश राशि है, द्रव्यमान जो है वो एक सदिश राशि है, और लास्ट जो है वो इसकी यूनिट है। और बहुत बार भार की यूनिट पूछी जाती है। आपको लगता है कि हमने जैसे 50 किलोग्राम हमारा वेट केजी में होता है तो ये भार है, तो मैं आपको फिर से बता दूं वो भार नहीं है, वो द्रव्यमान होता है। इसलिए भार की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन है और द्रव्यमान की, मास की एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम है। ठीक है, बाकी वेट और मास के बारे में, भार और द्रव्यमान के बारे में हम फिर से एक बार बात करेंगे जब हम ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, वहाँ फिर से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर, और इसी के साथ हमारा टॉपिक सेकंड जो है फिजिकल क्वांटिटीज वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 2 टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं। कल हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ठीक है, प्लीज लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट, डू टेल योर फ्रेंड्स टू सब्सक्राइब दिस। ओके, थैंक यू।